नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल बेल आइकन को दबा करके ऑल के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो समय से आपको पहुंचता रहे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल एक आईपीओ खुलने वाला है, तो उसी आईपीओ का आज हम विश्लेषण करते हैं। क्यों हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और क्यों इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। जो कल जो आईपीओ आने वाला है तो वो एक बैंक का है, और बैंक है वो दक्षिण भारत का बैंक है। और ये बैंक जो है वो तमिलनाडु राज्य का है। वो एक प्रमुख बैंक है और बैंक है वो काफ़ी पुराना है। और बैंक हाल ही में बैंक ने 2021 में अपने शताब्दी वर्ष मनाया है। और ये बैंक जो है वो 1921 में स्थापित हुआ और बैंक का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, और इसको टीएमबी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बैंक था 1921 में स्थापित हुआ और वर्ष 2021 में इसने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है। और तो मित्रों, ये जो आईपीओ आने वाला है, इस आईपीओ की साइज़ है 832 करोड़ का कुल आईपीओ होगा। तो चलिए इसमें आज इसी आईपीओ का हम विश्लेषण करते हैं। तो मित्रों, अगर हम इस आईपीओ में आवेदन करते हैं, इस आईपीओ के लिए अगर अपन अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको इस 28 क्वांटिटी के लिए मिनिमम 28 शेयरों के लिए आप इसमें अप्लाई करेंगे। और इसका जो प्राइस रेंज है, प्राइस बैंड रहेगा मिनिमम 500 और अधिकतम 525 रुपये का प्राइस बैंड है। लेकिन हमेशा आप जानते हैं कि आईपीओ में जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमें इसमें कट ऑफ प्राइस पर भी हमें आईपीओ एप्लीकेशन करनी चाहिए। और कट ऑफ प्राइस इसकी 525 रहेगी और आप भी इसमें 525 पर ही अप्लाई करें। तो मित्रों, इसका आईपीओ का टाइमलाइन जान लेते हैं। तो आईपीओ की स्टार्ट डेट है कल दिनांक 5 सितंबर 2022 को ये शुरू होगा। और एप्लीकेशन है वो 7 सितंबर को क्लोज हो जाएगी। यानी आपके लिए कुल 3 दिन रहेंगे आईपीओ के आवेदन करने के लिए, 5, 6 और 7 सितंबर। उसके बाद में अलॉटमेंट बिगेंस हो जाएगा 12 सितंबर को। आईपीओ है वो आईपीओ के लिए शुरुआत हो जाएगी और 12 और 13 और 14 को इसको अलॉटमेंट हो जाएगा। और 13 तारीख को जिनको आईपीओ नहीं लगता है उनका रिफ़ंड वापस हो जाएगा। और रिफ़ंड के लिए आप मित्रों परेशान न हो, ये ऐसी प्रक्रिया है जो रिफ़ंड सभी को ही इसमें वापस मिल जाता है। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें किसी का रिफ़ंड नहीं आया हो। अतः रिफ़ंड की आप चिंता न करें। अब आगे है अलॉटमेंट डेट। 14 सितंबर को आईपीओ अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में कुल 28 शेयर ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद में है 15 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और लिस्टिंग आपको ये एनएससी और बीएससी दोनों पर ही ये लिस्ट होगा। तो ये तो था मित्रों आईपीओ का टाइमलाइन था। अब चलिए मित्रों, हम अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, टीएमबी में अगर हम आवेदन करते हैं तो इस आईपीओ में हम आवेदन क्यों करें। तो इसके प्रमुख जो बातें हैं बैंक के बारे में हम जान लेते हैं कि बैंक की हिस्ट्री क्या है और कब ये इस्टेब्लिश हुआ, बैंक की वित्तीय स्थिति कैसी है। तभी हमें इस आईपीओ के बारे में या आईपीओ में हम तभी बेझिझक इसमें लगा सकेंगे। तो यह है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ है। और
ये जो बैंक था मित्रों 1921 में स्थापित हुआ था। और इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो पहले जो नाम था इसका नडार बैंक के नाम से ये जाना जाता था। और 1921 की ये इस 1921 में स्थापित हुआ था। However, it was renamed as Tamil Nadu Mercantile बैंक इन 1962। 1921 में स्थापित होने के बाद 1921 में जब ये नडार बैंक के नाम से स्थापित हुआ था और उस 1962 में और इसका नाम हो गया TMB, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। और मित्रों जैसा ही इसने अभी 2021 में अपने 100 साल पूरे किए हैं अपनी स्थापना के, और इसने अपने 100 ईयर्स इसने बैंकिंग क्षेत्र में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एंड आगे इसमें अगर अपन डिटेल देखते हैं तो ओवर द ईयर द बैंक्स जर्नी हैज़ बीन मेरिड विथ एंड बोर्ड रूम बैटल्स, लीगल tussles and open conflicts, and despite these challenges the bank has built a strong presence in Tamil Nadu। यानी ये जो बैंक है TMB जो बैंक है TMB बैंक है वो प्रमुख रूप से तमिलनाडु में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश है ना। तमिलनाडु में पूर्णतः ये इस्टेब्लिश है और इसकी ज़्यादातर ऑपरेटिंग जो शाखाएं हैं वो तमिलनाडु में ही है। इसके अलावा तमिलनाडु के अलावा इसके भारत के 15 जो स्टेट्स हैं, भारत के जो 15 राज्य हैं उनमें भी इसकी शाखाएं हैं और उनमें ये अपना ऑपरेशनल कार्य करता है। कुल मिलाकर के देश में इसकी 509 शाखाएं हैं, 509 शाखाएं हैं। और जिसका बैंक का जो अगर कस्टमर बेस की बात करते हैं तो बैंक के पास 50 लाख का कम कस्टमर बेस है जो उसे एक काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। और इसका जो 80% यानी इसका टोटल कस्टमर बेस कितना 50 लाख है, और 50 लाख का जो 80% जो है कस्टमर 80% जो कस्टमर है लास्ट 5 ईयर से बैंक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वाइल द बैंक्स डिपॉजिट स्टूड एंड 44,900, कुल मिलाकर के बैंक के पास 44,300 करोड़ की डिपॉजिट है। ये जो आंकड़ा है वो मार्च 22 तक का है। तो मार्च 22 तक बैंक के पास कुल 44,900 करोड़ का डिपॉजिट यानी जमाए हैं। इसके अलावा द मैनी रीच्ड थ्रोज द फ्रेश इशू ऑफ द तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक सर्विस लिमिटेड IPO विल बी यूज्ड फॉर अमेजिंग द बैंकर्स टायर 1 कैपिटल बेस। और इसके अलावा जो बैंक है वो इसका जो IPO के थ्रू जो इसके जो शेयर जो है मार्केट में उतरने वाले हैं वो पूर्णतः फ्रेश शेयर होंगे। यानी कि इसमें जो बैंक के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और हिस्सेदारी के रूप में से प्रमोटर्स जो हैं वो 1.58 करोड़ के इक्विटी शेयरों की बोली लगाएंगे। और ये अपनी बैंक होल्डर्स जो हैं बैंक जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी इसमें कम करेंगे। और बैंक जो IPO से जो पैसा जुटाएगा और जो IPO से जो कैपिटल इसके पास आएगी वह इस बैंक ने ये बताया है कि वह इसका उपयोग है वो एग्यूमेंटिंग द बैंक्स टायर फर्स्ट कैपिटल बेस, यानी बैंक अपना जो टायर 1 का जो कैपिटल बेस है उसको मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग करेगा।
तो इसमें मोटी मोटी बातें ये हैं कि बैंक का कंपनी का नेम ये है, टीएमबी है, और कंपनी एक प्राइवेट बैंक है। फाउंडर इसके देखें तो बैंक के जो फाउंडर है टीवी बल्गेरिस्म वाई नाडार हैं। यानी पहले जो 1921 में इसका जो नाम होता था, बैंक के फाउंडर के नाम पर इनका नाम नाडार बैंक था, और टीवी बल्गेरिस्म में इसका जो वाई नाडार रहे हैं। और कंपनी है वो 11 मई 1921 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब देखिए मित्रों, बैंक की आईपीओ में हमें एप्लीकेशन लगाने से पहले कोई भी जब हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें उस कंपनी की मजबूत स्थिति के बारे में देखना चाहिए कि आगे इसमें हमें प्रीमियम मिल सकता है, या फिर अगर भविष्य के लिए भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हमें बैंक के फंडामेंटल देखने होंगे। और इसीलिए अपन बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल जो इसका स्टेटस है तो इसमें देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट। तो वर्ष 2020 में इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो था कुल 1319 करोड़ का था, और 2021 में बढ़कर के 1537 करोड़ हो गया, और वहीं 2022 यानी करंट वित्त वर्ष में इसका बढ़कर के 1815 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर के साल दर साल जो बैंक का है नेट इंटरेस्ट जो इनकम है वो बढ़ती हुई है, यानी बैंक है वो अपनी ग्रोथ दर्शा रहा है। अगर हम बैंक की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2020 में इसका जो नेट जो प्रॉफिट था वो 407 करोड़ रुपए का था 407 करोड़ रुपए का था, और 2021 में 603 करोड़ रुपए का हो गया। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर के और ये 821 करोड़ रुपए हो गया। तो अगर कुल मिलाकर के बैंक की जो बैलेंस शीट है काफ़ी मजबूत है, और बैंक काफ़ी प्रॉफिट में है, और ये ईयर टू ईयर अपनी ग्रोथ को दर्शा रहा है। चलिए मित्रों, बैंक की स्ट्रेंथ का पता कर लेते हैं कि बैंक ने नेट प्रॉफिट तो कमाया है, लेकिन जब तक हम बैंक के एनपीपीए नहीं देखेंगे तब तक हमें किसी भी बैंक की वित्तीय स्थिति का पता नहीं चलता है कि बैंक पर कितना कर्जा है, कितने एसेस्ट हैं, एसेस्ट पर कितना कैपिटल गेन हो रहा है। तो ये सभी बातें भी हम देख लेते हैं। तो इसकी बैंक की जो मुख्य जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो ये है कि इट्स रिटर्न ऑन एसेस्ट स्टूड एट 1.6 compared to a median 0.8% for its peers in financial year 20 and 22। नहीं, कुल मिलाकर के ये है कि बैंक की जो पीयर्स जो बैंक है, यानी इस बैंक के यानी इस ये अपने जो क्षेत्र के जो बैंक हैं, अपनी पीयर्स जो बैंक है उनका जो रिटर्न ऑन एसेस्ट है वो 0.8 है, जबकि टीएमबी बैंक का 1.6 बैंक बैठता है। वहीं दूसरा बिंदु यह है डाइवर्सिफाइड लोन बुक एंड कंसिडरिंग ऑफ रिटेल कस्टमर्स, एग्रीकल्चर कस्टमर्स एंड कॉरपोरेट्स एंड एमएसएमईज। यानी मित्रों, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि बैंक का जो बिजनेस है, यानी बैंक का जो कार्य है वो डाइवर्सिफाई है, अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत है। यानी कुल मिलाकर के ये जो बैंक का जो मुख्य जो कार्य होता है कि बैंक का जो रेवेन्यू है वो अपना जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो लोन से जनरेट करता है। और लोन, कोई भी बैंक अगर लोन दे रहा है तो वो उसकी सिक्योरिटी पहले देखता है कि बैंक का लोन है वो कैसे रिकवर होगा। लेकिन मित्रों, इसमें यहाँ जो बैंक है इसके लिए पॉजिटिव बात ये है कि ये अपना जो लोन है
जो लोन देता है वो रिटेल कस्टमर को देता है, दूसरा एग्रीकल्चर कस्टमर्स हैं इसके, और एमएसएमईज यानी लघु उद्योग, मध्यम और लघु उद्योग श्रेणी के जो कंपनी है उनको ये ज़्यादातर अपना लोन देता है और उससे ये रिकवरी काफ़ी हो जाती है। तीसरा बिंदु है इट्स नेट नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, यानी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। यानी मित्रों, बैंक के जब किसी भी बैंक के बारे में हम जानते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है कि उसका एनएनपीए क्या है, कितना है। तो इस बैंक का जो एनपीपी है वो है रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.8% इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 0.9% इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 22। यानी कि 2020 में इसका जो एनपीपीए था, कितना, 2020 में एनपीपीए था वो 1.8% था, और 2022 में इसका एनपीपीए घट करके मात्र 0.9 हो गया है, जो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। जो इसका एनपीपीए काफ़ी कम हो गया है, जो बैंक की आने वाले समय में बैंक की बैलेंस शीट में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है और काफ़ी बैंक ग्रोथ कर सकता है। चौथा पॉइंट है इट्स करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स टू टोटल डिपॉजिट रेशियो रोज फ्रॉम 25.8% इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 30.5%। यानी इसका मतलब ये है मित्रों कि बैंक के पास दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, एक तो होते हैं करंट अकाउंट और दूसरा होते हैं सेविंग अकाउंट्स। तो इन दोनों करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स, इन दोनों बैंकों का जो रेशियो है, बैंक के पास दोनों तरह के जो अकाउंट्स है उनसे जो जमाई जो इन्वेस्ट जो आता है उनका रेशियो कितना है, कि करंट अकाउंट का और सेविंग अकाउंट से टोटल जो रेवेन्यू आता है, टोटल जो रेवेन्यू जो जमाएँ आती हैं उनका अनुपात कितना है। तो मित्रों, इनका जो अनुपात है वो 2020 की अगर बात करते हैं, वित्त वर्ष 2020 में अगर बात करते हैं तो यह है 25.8% था। कितना था? 25.8, और ये 2022 में बढ़ कर के 30.5% हो गया है, जो इसका दोनों का काफ़ी इसके रेवेन्यू यानी जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो उसमें काफ़ी ग्रोथ हो रही है। पांचवा जो बिंदु है वो ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन विच इज़ एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% इन फाइनेंशियल ईयर 20 टू 4.1 इन द फाइनेंशियल 21। यानी कि इस जो नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन होता है और जो किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होने के लिए नेट जो इंटरेस्ट इनकम जो मार्जिन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो वित्त वर्ष 2020 में इसके लिए 3.6 था, और जो 2021 में बढ़कर के 4.1 हो गया है। छठा जो पॉइंट है वो ये है तमिलनाडु इज अंडर पेनिट्रेट्स इट्स बैंक क्रेडिट टू जीडीपी स्टूड एट 53% एज कम्पेयर टू 89 इन केस ऑफ महाराष्ट्र। यानी जो तमिलनाडु जो है भारत की जो जीडीपी में है वो 53% का योगदान देता है और महाराष्ट्र की तुलना में। तो और बैंक का जो प्रमुख जो कार्य क्षेत्र है वो भी तमिलनाडु ही है, और तमिलनाडु जो है वो भारत का एक प्रमुख अग्रणी राज्य भी है, और दूसरे स्टेटों में भी इसकी ब्रांच है और काफ़ी अपनी ब्रांच का विस्तार कर रहा है। अब मित्रों, ये तो बैंक की स्ट्रेंथ का तो बात हो गई, लेकिन अब इसमें बैंक की नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं? अगर हम देखें तो बैंक के लिए नेगेटिव पॉइंट
पॉइंट कौन से हैं, तो अगर इस बैंक के लिए कुछ नेगेटिव है तो वो ये है कि इसको अपनी जो ब्रांच जो है भारत के अन्य राज्यों में फैलाने के लिए इसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो जो अप्रूवल है वो अभी इनके पास नहीं है। दूसरा जो बिंदु है कि बैंक का जो नेगेटिव यानी इस बैंक के लिए जो नकारात्मक है, वो दूसरी बात ये है कि इसके जो ओल्ड जो प्रमोटर्स थे उन्होंने एक केस फाइल कर रखा है, और जो इसकी बैंक के आने वाले समय में और उस केस की वजह से इसका रेवेन्यू को बैंक का जो रेवेन्यू है वो इसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अतः बैंक के लिए काफ़ी सारी स्थितियां ठीक है, लेकिन ये दो ही बिंदु ऐसे हैं जो बैंकों के खाते में नकारात्मक भूमिका दिखाते हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर आईपीओ में आवेदन भी करते हैं तो हमें अंतिम दिन हमें इंतज़ार करना चाहिए, और केवल इसमें अगर प्रॉफिट गेन के हिसाब से देखें तो हमें इसमें छोटे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, और वो भी हमें ये इंतज़ार करना चाहिए कि जब आईपीओ है क्लोज डेट के अंतिम दिन लगाना चाहिए इसमें, और उस लास्ट जो डे होता है उसमें भी हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेना चाहिए, ताकि हमें ये अनुमान लग जाए कि अगर हम प्रॉफिट गेन के लिए भी इसमें एप्लीकेशन डालते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट गेन हो सकता है। वो बात भी है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट गेन के लिए भी जाते हैं तो आईपीओ की क्लोजिंग डेट और लिस्टिंग डेट में के बीच काफ़ी गैप रहता है। इसलिए मित्रों, ये भी हो सकता है कि हमने प्रॉफिट गेन के लिए अगर इसमें एप्लीकेशन डालते हैं और ये हमें अकाउंट शेयर हमें मिल भी जाते हैं, तो ये संभावनाएं बहुत कम रहती हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट गेन मिल सकता है, क्योंकि बैंक की एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट और लिस्टिंग डेट में बीच में काफ़ी गैप होता है, और हो सकता है वर्तमान जो समय है इसमें मार्केट की जो स्थिति है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। इसलिए ये हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि हम केवल लिस्टिंग प्रॉफिट गेन हम इसमें प्राप्त कर ही सकते हैं। फिर भी अगर मित्रों आपका विचार हो तो इस पर देखना, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें 2 दिन इसमें रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रह करके, और ग्लोबल जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए और मार्केट प्रीमियम कितना रहता है उसके हिसाब से आप इसमें प्रॉफिट गेन या लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें जा सकते हैं। चलिए अब हम इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो जीएमपी की बात करें तो टीएमबी का गुरुवार के दिन, और इसका जो टीएमबी था वो मात्र इसमें 31 रुपये के प्रीमियम पर 31 रुपये के प्रीमियम पर हमें ये मिल रहा था। तो प्रीमियम काफ़ी कम है। हो सकता है शुक्रवार या शनिवार के दिन जो डॉ जोन्स की स्थिति थी काफ़ी कमज़ोर थी। हो सकता है आने वाले समय में अगर बाज़ार और भी डाउन रहे तो लिस्टिंग के समय हमें ये प्रीमियम न भी मिले। बशर्ते जो भी स्थिति हो वेट एंड वॉच रखिए और आवेदन करते हैं तो मित्रों इसमें अंतिम दिन इसमें आवेदन करें। ग्रे मार्केट प्रीमियम को ज़रूर देख लें। तो चलो मित्रों हम भी चलते चलते एक बार इसका ताज़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मित्रों हम भी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं कि वर्तमान करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, और ज़्यादातर यही समाचार चल रहे हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइन बैंक IPO GMP जम्स एज बिडिंग ओपन्स टुमारो अप्लाई और नोट मिंट।
ये मित्रों 10 आवर्स अगो का है और इसमें ये 1 डे अगो का है। तो मित्रों अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अपडेट नहीं हुआ है और जितने भी न्यूज़ हैं वो पहले की हैं। और 3 डेज देखिए मित्रों, 3 दिन पहले इसका जो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम था, 3 दिन पहले की बात है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 38 रुपये पर था और जो एक दिन बाद घट कर के मात्र 30 रुपये पर रह गया है। 30 रुपये रह गया है। हो सकता है कि लिस्टिंग और उसके बीच में क्लोज डेट और लिस्टिंग के बीच में ये और भी कम हो जाए। तो मेरे को मित्रों बहुत ही सोच समझ कर इसमें अप्लाई करना, क्योंकि फ़िलहाल बाज़ार की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी वोलेटाइल हैं और विश्व के जो बाज़ार हैं, वर्ल्ड जो मार्केट है उसमें भी काफ़ी गिरावट चल रही है। और सोमवार को भी भारत के जो बाज़ार हैं, इसकी जो लिस्टिंग होगी 6 सितंबर को, जब इसकी लिस्टिंग होगी तो हो सकता है भारत के बाज़ार भी गिरावट में रहें और आने वाले समय में भी बाज़ारों की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर न रहे। इसलिए मित्रों इसमें सोच समझ कर ही आवेदन करें। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।